मैक्सिमम केसेस ऑफ वर्टाइगो, आप कह सकते हैं अराउंड 75% केसेस ऑफ वर्टाइगो आर बिकॉज ऑफ ईयर इशू। लोग अक्सर चक्कर होता है तो उसको सर्वाइकल मान लेते हैं या लो बीपी मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठंडा खाने से टॉन्सिल्स हो जाएंगी या फिर गले में इन्फेक्शंस हो जाएगा, तो क्या ये सच में राइट है? नहीं, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। थ्रोट में प्रॉब्लम यानी गला खराब, गले का इन्फेक्शन जनरली होता है वायरल से। आजकल की जेनजीज या यूथ भी ज़्यादातर ये कर रही है कि लाउड सॉन्ग सुनती है ईयरबड्स हेडफोन्स लगा के, तो सर उससे कोई साइड इफेक्ट्स होता है हमारे ईयर्स पे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है आजकल के ज़माने में, बिकॉज ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ईयर नोज या थॉट्स के कुछ ऐसे एक्सरसाइज या टिप? फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आप डेली एक्सरसाइज करें, आप हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष जी, जो एक ईएनटी सर्जन है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि लोगों को डिफरेंट तरीके की एलर्जीज क्यों होती है और वर्टिगो क्यों होता है। तो आइए इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझते हैं। तो सर का वेलकम करते हैं। हेलो सर। Hello everyone, I am Dr. Manish Arya and I am an ENT surgeon. So I look after diseases of ear, nose and throat and also allergy and vertigo. I am practicing in Dwarka in West Delhi from last around 10 years now, and I have been running my clinic from last 7 years. कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक। बिल्कुल। तो सर मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आप डॉक्टर हैं, हाँ जी, तो डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, अदर फील्ड में नहीं जाना है? बचपन से ही हमेशा माइंड में अगर कभी कोई थॉट आया कि आगे जाके क्या करना है तो डॉक्टर बनने का ही था। मे बी बिकॉज माई फादर इज अ डॉक्टर, तो बचपन से उन्हें देखा एंड आई थिंक पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं, तो इसीलिए बचपन से फोकस वही रहा कि डॉक्टर ही बनना है, कभी किसी और डायरेक्शन में फोकस गया ही नहीं। लगभग मतलब कितना टाइम हो गया होगा आपको? I started my MBBS in 2004. Okay. Passed out MBBS in 2010. Nice. उसके बाद स्पेशलिटी चूज करना होता है हमें, we sit for an exam जिसमें हम अपना पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटी चूज करते हैं। So in 2010 I chose ENT. ENT का जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है MS ENT डिग्री के लिए, that is for 3 years. So 2013 में I finished my MS ENT degree. Yes. उसके बाद I did my senior residency, वो भी 3 साल का ही होता है। Senior residency मैंने किया दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जो कि वेस्ट दिल्ली में है। Yes. एंड 3 साल का senior residency खत्म करके मैंने प्राइमर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है चाणक्यपुरी में, वहाँ पे 1-1.5 साल काम किया। साइड बाय साइड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूके, तो यूके में भी मेरा जो है एक जॉब लग गया था फर्दर ट्रेनिंग के लिए, बट समहाउ डेस्टिनी का शायद कुछ और सोच था एंड आई स्टेड बैक इन इंडिया एंड 2017 से आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली। नाइस नाइस। जैसे काफी पीपल्स आपके पास आते हैं अपनी क्वेरीज लेके, तो सबसे कॉमन मिथ कौन सा आपको दिखाई देता है कि हाँ प्रॉब्लम सेम ही सिचुएशन में है? आई थिंक ENT एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे सबसे ज्यादा मिथ्स हैं। यस। एंड सबसे बड़ा एंड सबसे कॉमन मिथ है ईयर वैक्स। सबको लगता है कि ईयर वैक्स एक गंदगी है, कान की गंदगी है एंड एक खराब चीज है, बट ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ईयर वैक्स है क्या। ईयर वैक्स नेचर ने, भगवान ने हमें एक प्रोटेक्टिव कोटिंग दिया है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कान को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कान को ड्राइनेस से बचाने के लिए, नेचुरली ईयर को मॉइस्चराइज रखने के लिए। तो ईयर की ओपनिंग के अराउंड ये वैक्स होता है, जिसका मेन पर्पस है कान में कोई डर्ट, डस्ट, कोई इन्फेक्शन, समटाइम्स इवन इंसेक्ट अगर कान में जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको बाहर ही ट्रैप कर लेना। राइट। क्या ईयर वैक्स होता क्या है? ईयर वैक्स इज नथिंग बट हमारा डेड स्किन, डेड हेयर सेल्स एंड ईयर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनके सिक्रीशंस, जो कि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कान में कलेक्ट हो जाता है। एंड ये भगवान ने कुछ सोच समझ के दिया है। राइट। लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको
क्लीन करने की, उसको Yes. निकालने की, जहाँ पे हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। राइट। तो काफी लोग क्या करते हैं कि ईयरबड्स होती है ना, जो कॉटन बड्स आती Yes, है, yes. उसी से क्लीन करते हैं अपने ईयर्स। Yes, yes. तो क्या वो सेफ है? सबसे पहले तो वो ईयरबड्स नहीं है, अच्छा दे आर कॉटन बड्स या Yes. क्यू टिप्स। यस। कहीं पे भी किसी भी आपको ईयरबड्स के बॉक्स पे या कॉटन बड्स के बॉक्स पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दे आर मेड फॉर यूज इन ईयर्स। इनफैक्ट उसमें ये लिखा होता है कि ईयर में इंसर्ट नहीं करना है। सो उसका यूज बहुत ही गलत है। उससे हम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। राइट। सो भगवान ने, नेचर ने हमें एक नेचुरल ईयर क्लीनिंग मैकेनिज्म दिया है। जब भी हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, ईयर्स में एक नेचुरल क्लीनिंग होता है। जो जॉ का मूवमेंट होता है, उससे मान लीजिए कान में एक नेचुरल झाड़ू लगता है। अच्छा। एंड हमें कान की सफाई करने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो जो नेचुरल मैकेनिज्म है, जो जॉ मूवमेंट से जो गंदगी अपने आप बाहर की तरफ आ रही है, उसको हम डिसरप्ट करते हैं बाय यूज ऑफ क्यू टिप्स या कॉटन बड्स। जो गंदगी अपने आप नेचुरल फ्लो से बाहर आती है, उसको हम वापस कान के अंदर पुश कर देते हैं। राइट। उसको करने से हम कान में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं, कान में इंजरीज कर सकते हैं, इन्फेक्शंस कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो ईयर ड्रम में होल भी कर सकते हैं। एंड ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग क्या करते हैं कि आजकल की जेनजीज या यूथ भी ज्यादातर ये कर रही है कि लाउड सॉन्ग सुनती है ईयरबड्स, हेडफोन्स लगा के। तो सर उससे कोई साइड इफेक्ट्स होता है हमारे ईयर्स पे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है आजकल के जमाने में, बिकॉज ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड लाइक यू सेड, जेन जी जनरली काफी ज्यादा यूज करते हैं, एंड दे टेंड टू गो फॉर कॉन्सर्ट्स, लिसन टू लाउड म्यूजिक। तो ईयरफोन्स या हेडफोन्स अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, लाइक अगर घंटों तक यूज कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस एंड ऑन लाउड वॉल्यूम्स, तो वो लॉन्ग रन में हमारा हियरिंग भी अफेक्ट कर सकते हैं। और भी कान में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कान के अंदर से सीटी जैसी आवाजें आना, जिसको टिनिटस बोलते हैं, वो चीज भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर घंटों तक आपने इनसाइड द ईयर वाला ईयरफोन्स लगाया हुआ है, तो कभी कभी वो ईयर में पेन भी दे सकता है। सो आइडियली ईयरफोन्स, हेडफोन्स को बहुत लंबा यूज नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि हेडफोन और हम लोग जो सुनते हैं उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जिन बंदों का काम सिर्फ उसी से है, हेडफोन से यूज करना, तो उनके लिए कोई जर्नल या फिर नॉर्मल ही पीपल भी ऐसी कोई टिप्स है या एक्सरसाइज है कि वो अपना होमवर्क भी करो और उनको कोई साइड इफेक्ट्स भी ना हो कुछ? बिल्कुल। सो ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स के लिए एक सिंपल रूल है, 60-60 रूल। 60-60 रूल, इजी टू रिमेम्बर। इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूस कभी भी 60 मिनट्स यानी 1 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। सो जिन लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनको बहुत कॉन्टिन्यूस घंटों तक ईयरफोन्स, हेडफोन्स का यूज करना है, उनके लिए बेस्ट तरीका है 60 मिनट्स के बाद दे शुड टेक अ ब्रेक फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड देन दे कैन स्टार्ट देयर वर्क अगेन। अनदर 60 का रूल वो ये कहता है कि जो ईयरफोन्स का टोटल वॉल्यूम है, उसका 60% से ज्यादा हमें एक्सीड नहीं करना चाहिए। आजकल के स्मार्टफोन्स में एंड ईयरफोन्स में जनरली हमें वार्निंग सिग्नल एक मिल जाता है कि अगर हम एक लिमिट को एक्सीड करते हैं तो हमें शो करता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो वी शुड रेस्पेक्ट दैट लिमिट एंड वी शुड स्टे बिलो दैट। सो इससे हम हमारा प्रिवेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज है कि हम नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स यूज कर सकते हैं। जैसे आप और मैं अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल हमारी स्पीच फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दे आर अराउंड 60 डेसिबल्स। बट जब भी हम किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल आप किसी मेट्रो स्टेशन पे हैं जहाँ पे थोड़ा शोर है, वो शोर कैन बी अराउंड 80 डेसिबल्स। अगर आपने वहां पे ईयरफोन्स लगाए हैं तो आपको ईयरफोन का वॉल्यूम उस 80 डेसिबल से थोड़ा एक्सीड करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे सराउंडिंग में हैं जहाँ पे बैकग्राउंड शोर है, तो आप वो लेवल्स 90 to 95 डेसिबल तक लेके जा रहे हैं, जो कि अगर लंबा खिंचता है तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। जो हमारे ईयर होते हैं उनके अंदर कुछ माइक्रो हेयर सेल्स होते हैं। उन हेयर सेल्स का फंक्शन होता है साउंड सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, उसको ब्रेन तक भेजना। अगर कॉन्टिन्यूअस वो हेयर सेल्स पे साउंड सिग्नल्स तेज वॉल्यूम्स पे, तेज डेसिबल की इंटेंसिटीज पे जाते रहेंगे, तो उस सेल्स का डैमेज हो सकता है एंड हियरिंग लॉस हो सकता है। राइट। ये हियरिंग लॉस आजकल हम बहुत यंग पॉपुलेशन में भी देखने लगे हैं। जो पहले 60 प्लस या 70 प्लस बुजुर्गों में प्रॉब्लम होती थी,
those kind of problems we are seeing today in 30 plus individuals, 30-40s के एज में भी आजकल हो रहा है। तो सर अभी तो हमने बात की थी, जैसे हम बात कर रहे हैं ENT की, तो अभी तो सिर्फ ईयर की बात की है, लेकिन अब बात करेंगे हम N मतलब नोज की। तो काफी लोगों के क्या होता है कि अलग अलग तरीके से एलर्जीज हो जाती है, तो ये नॉर्मली मतलब हर किसी को क्यों नहीं होती, सिंपल एक दो बंदे को क्यों होती है? सबसे पहले जान लेते हैं कि एलर्जी है क्या। राइट। Allergy is a response of the body against something which is harmless yes to most of the persons, but जो person allergic हैं उनको वो harmless substance उनका body उसको harmful substance की तरह लेता है and कुछ reactions produce करने लगता है। जैसे for example अगर कुछ dust या कुछ भी अगर nose में जाता है, मैक्सिमम लोगों को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बॉडी इज एबल टू टॉलरेट दैट थिंग, लेकिन कुछ लोगों में वो बॉडी रिएक्शन देती है क्योंकि बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो उस चीज को हम बोलते हैं कि बॉडी उसके लिए सेंसिटिव है या एलर्जिक है। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर नोज में कोई ऐसा चीज जा रहा है तो बॉडी एकदम से रिएक्ट करता है एंड स्नीजिंग स्टार्ट हो जाता है, रनी नोज स्टार्ट हो सकता है, इचिंग इरिटेशन स्टार्ट हो सकता है, थ्रोट में सेम चीज आपको खांसी, थ्रोट में इरिटेशन खिच स्टार्ट कर सकता है। अब एलर्जी होता क्यों है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। इसमें एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसको हम हाइजीन हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइजीन हाइपोथेसिस मतलब जितना हम बहुत ज्यादा साफ सफाई रखेंगे, या जैसे हम देखते हैं आजकल हम छोटे छोटे बच्चों को के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं एंड हम उनको पार्क्स में या मिट्टी में खेलने नहीं देते, घर से बाहर निकलने नहीं देते। तो जितना बच्चे का एक्सपोजर कम होगा अगेंस्ट आउटडोर एलर्जेंस, अगेंस्ट पार्क्स, मड या नेचर आप बोल लीजिए, उतना एलर्जीज होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे एलर्जीज जनरली उन बच्चों में ज्यादा होता है जिनकी फैमिली छोटी है, जिनके सिबलिंग्स नहीं हैं या जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते हैं, तो उन लोगों में एलर्जी ज्यादा देखी गई हैं। जिन बच्चों को इन्फेक्शंस बचपन में कम हुए हैं तो उनको एलर्जी ज्यादा होती हैं। एलर्जी का डायरेक्ट रिलेशन हमारे गट से भी होता है, हमारे स्टमक इंटेस्टाइन हेल्थ से भी होता है। कि एलर्जी का कनेक्शन हमारा जो इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा है उससे भी होता है। तो अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हमारा गट जो माइक्रोफ्लोरा है वो अच्छा नहीं है, तो भी एलर्जीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। बिकॉज गट इज कॉल्ड आवर सेकंड ब्रेन। राइट। तो गट से भी एलर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको एलर्जीज कंट्रोल करनी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी डाइट। राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। स्ट्रेस की वजह से भी एलर्जीज ट्रिगर हो सकती हैं। कांस्टेंट एक्सपोजर टू सम एलर्जन लाइक पॉल्यूशन, उसकी वजह से भी कभी कभी एलर्जीज ट्रिगर हो सकती हैं। सडन चेंज ऑफ प्लेस, सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, उसकी वजह से भी एलर्जीज ट्रिगर हो सकती हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि पॉल्यूशन से या फिर धूल मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए, इस चीज से एलर्जीज हो जाती है। बट कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया कि यूनिक ही आपको सुनने को मिला हो कि इसको एलर्जी यूनिक है कुछ? हाँ जी, जनरली देखिए जो सबसे कॉमन कल्प्रिट है जिससे एलर्जी होती है, दैट इज हाउस डस्ट माइट्स। हाउस डस्ट माइट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे से सबसे क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हमारे बेड्स में, कारपेट्स में, पिलोज, कर्टन्स, इन सब में होते हैं। एंड जैसे ही इनसे कांटेक्ट आता है, सडनली वी कैन स्टार्ट स्नीजिंग, कफिंग, वी कैन डेवलप कोल्ड सडनली। तो एक बहुत यूनिक केस मेरे पास आए। शी वाज अ यंग वुमन अराउंड 24-25 years old वर्किंग इन CRPF। तो उनकी पोस्टिंग किसी फॉरेस्ट एरिया में थी एंड वो बहुत सालों से परेशान थी कि उनको एलर्जी का, नेजल एलर्जीज का ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पा रहा था। तो उनके केस में हमने एक टेस्ट कंडक्ट करके देखा जिसको हम बोलते हैं स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट से हमें ये पता चल पाता है कि एलर्जी है किस चीज से। उस टेस्ट से वी वर एबल टू फाइंड आउट कि उनको मस्कीटो से एलर्जी है, मच्छर से एलर्जी है। एंड क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा था, शी हैड टू स्टे इन फॉरेस्ट्स जहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर थे। तो हमने उनका इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट किया अगेंस्ट मस्कीटो एंड मैजिकली शी इम्प्रूव्ड विद इन 3 to 4 months एंड शी वाज सो हैप्पी एंड नाउ शी इज वर्किंग। तो सर अभी तक तो हमने ईयर की और नोज की बात की थी, लेकिन अब करेंगे हम थॉट्स की बात कि आजकल क्या होता है, जनरल लोगों को लगता है कि ठंडा खाने से टॉन्सिल्स हो जाएंगे या फिर गले में इन्फेक्शंस हो जाएगा। तो क्या ये सच में राइट है? नहीं, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। थ्रोट में प्रॉब्लम यानी गला खराब, गले का इन्फेक्शन जनरली होता है वायरल से।
ओके ठीक है। एंड गले का खराब होने का और रीजंस होते हैं एलर्जीज, एसिड रिफ्लक्स, पोल्यूशन, बट आइसक्रीम में वायरसेस नहीं होते हैं। अच्छा। आइसक्रीम से कभी वायरल इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है। लेकिन आइसक्रीम ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से गले में इरिटेशन हो सकती है। व्हाई? बिकॉज अगर कोई भी आइसक्रीम या कोई भी हम बहुत चिल्ड ठंडी चीज अगर लेते हैं तो उससे हमारा जो थ्रोट की लाइनिंग है, म्यूकोजा है, उसमें इरिटेशन हो सकता है। हमारे थ्रोट में, हमारे नोज में छोटे छोटे सेल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम सिलिया बोलते हैं। वो सिलिया का फंक्शन होता है म्यूकस का नॉर्मल फ्लो करना, एंड कुछ भी अगर वायरसेस हैं, कोई भी जर्म्स आ रहे हैं, उनको ट्रैप करना, एंड वो म्यूकस को हमारा जो सिलिया है वो स्टमक में पहुंचाता रहता है। हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हम अराउंड 1 लीटर ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, सॉलो करते हैं डेली, विच इज अ नॉर्मल प्रोसेस। एंड जब वो म्यूकस पेट में जाता है तो स्टमक का एसिड उन जर्म्स को, वायरसेस को खत्म कर देता है। लेकिन ठंडा खाने से कभी कभी जो वो सिलिया होते हैं उनका फंक्शन स्लो डाउन हो सकता है। अगर सिलिया का फंक्शन स्लो डाउन होगा, वो म्यूकस का फ्लो प्रॉपर्ली नहीं करवा पाएगा, तो हमारे थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, म्यूकस वहीं पे थ्रोट में कलेक्ट हो सकता है, एंड एक इरिटेशन सेंसेशन हमें हमारे थ्रोट में दे सकता है। बट जनरली उसकी वजह से वायरस या वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसकी वजह से ठंडे फूड से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको ऑलरेडी एलर्जिक टेंडेंसीज हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी थ्रोट या नोज थोड़ा कुछ लेवल तक इन्फ्लेम्ड रहता है। एंड हमारे थ्रोट में नॉर्मली भी काफी वायरसेस, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कमेंसल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कमेंसल बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली हमें हार्म नहीं देते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, लाइक आइसक्रीम खाने से या कुछ भी ठंडा खाने से म्यूकस कलेक्शन थ्रोट में बढ़ेगा, सिलिया का फंक्शन डाउन जाएगा, देन ये बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम दे सकते हैं। राइट। आजकल छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है टॉन्सिल्स की, तो ये किस रीजन की वजह से सर टॉन्सिल्स हो जाते हैं? बच्चों में टॉन्सिलाइटिस, देखिए टॉन्सिल तो सबके थ्रोट में होता है, वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। टॉन्सिल का प्रॉब्लम होना यानी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होना। टॉन्सिल में जब इन्फेक्शन होगा तो बहुत सीवियर थ्रोट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, बच्चे खाना में प्रॉब्लम होती है, खाना सॉलो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द पेन। तो बच्चों में टॉन्सिलाइटिस होने का सबसे मेन रीजन होता है ड्राई माउथ, जो कि नोज ब्लॉक की वजह से होता है, जिससे हम एक और कंडीशन पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं एडेनॉइड्स। एडेनॉइड्स एक टिश्यू होता है, टॉन्सिल लाइक टिश्यू होता है, जो हमारे नोज के बैक एंड के पीछे बैक एंड पे ग्रो कर जाता है। उसकी वजह से बच्चों का नोज ब्लॉक होता है, एंड दे टेंड टू ब्रीथ थ्रू देयर माउथ। अगर बच्चे कॉन्टिन्यूसली मुंह से सांस लेंगे, सोते समय भी मुंह से सांस लेंगे, तो ड्राई माउथ होता है। ड्राई माउथ से हमारा ओरल हाइजीन खराब होता है। एंड जैसे मैंने अभी कहा, जो हमारे नॉर्मल हार्मलेस कमेंसल बैक्टीरियाज होते हैं, वो ऐसी कंडीशंस में थ्रोट में इन्फेक्शन कर सकते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन कर सकते हैं। अनदर थिंग इज टॉन्सिल्स में कभी कभी हमारे फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, और टॉन्सिल्स डू नॉट हैव अ स्मूथ सरफेस, उनमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इनको हम क्रिप्ट्स बोलते हैं। उन क्रिप्ट्स में अगर फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कभी कभी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। बिल्कुल। सो दीज आर कॉमन रीजंस जो बच्चों में जनरली टॉन्सिलाइटिस की वजह से होता है। काफी लोग क्या होता है कि सोते वक्त खराटे लेते हैं। हाँ जी। वो नॉर्मली होता है या फिर कोई डिजीज होती है सर? वो भी कि खराटे कभी कभी नॉर्मल भी हो सकते हैं, बट बहुत केसेस में इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। एंड अक्सर खराटों को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सुबह सो के उठने के बाद आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा हेडेक हो रहा है, एंड दिन में आप बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे चेयर पे नींद के झटके आने लग जाते हैं, कभी कभी ड्राइविंग करते करते आंखें भारी होने लगती हैं, देन दैट कैन बी अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि नॉर्मल स्नोरिंग नहीं होता है। अब स्नोरिंग होता क्यों है? जब भी हमारे अपर एयरवे में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, चाहे वो नोज में हो, नोज के पीछे हो, थ्रोट में हो, एंड लोअर डाउन इन द थ्रोट हो, तो हमें स्नोरिंग हो सकता है। स्नोरिंग के टाइम पे क्या होता है कि अगर हमारा सांस रुक रहा है तो हमारी स्लीप इंटरप्ट होती है मल्टीपल टाइम्स व्हाइल स्लीपिंग।
एंड हम इसको रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स को जरूर पता चलता है कि उनको एक चोकिंग सेंसेशन फील होता है सोते सोते, एंड वो सोते सोते कभी कभी नींद से उठ जाते हैं, बट मैक्सिमम पीपल विल नॉट रियलाइज इट। उनका नींद खुलेगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, वो उठेंगे एंड नेक्स्ट सेकेंड दे विल अगेन गो बैक टू स्लीप। तो उनको सोते समय पता ही नहीं चलेगा, एंड घर वाले सोचते हैं कि ये तो बहुत ही डीप स्लीप में सो रहे हैं तभी खर्राटे आ रहे हैं, तभी आते हैं, बट स्लीप क्वालिटी प्रॉपरली पूरी नहीं हो पाती है। उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जा सकता है, हमारा हार्ट रेट शूट अप कर सकता है, हमारा बीपी शूट अप कर सकता है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। हमारे स्लीप का पर्पस है बॉडी का रिकवरी। हमारे बॉडी की मसल्स सोते समय रिकवर करते हैं, हमारा हार्ट स्लो डाउन होता है, हमारे हार्ट को रेस्ट मिलता है, हमारा माइंड रिकवर कर रहा होता है। लेकिन आप इमेजिन करें अगर स्नोरिंग के समय इन सब का उल्टा हो रहा है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल्स और बढ़ रहे हैं, हार्ट रेट शूट अप हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन जा रहा है, एंड अगर ये डेली बेसिस पर हो रहा है, continuously over months and years हो रहा है, तो this can give rise to multiple problems जैसे diabetes, cardiac problems, sudden heart rate, sudden heart attacks, sudden strokes, and बहुत सारी various problems. It can give rise to stress, it can give rise to relationship problems as well. Right. तो इसको हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो सर वर्टिगो का असली रीजन क्या होता है फिर? कि वर्टिगो बहुत लोग नहीं जानते हैं। वर्टिगो मतलब स्पिनिंग सेंसेशन। आपको या तो आप खुद घूमते घूमते फील हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आसपास की सराउंडिंग्स रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, या मूव कर रही हैं, जबकि आपकी बॉडी मोशन में नहीं है। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे ईयर का फंक्शन सिर्फ हियरिंग नहीं बल्कि शरीर का बैलेंस बनाना भी ईयर का ही फंक्शन होता है। And maximum cases of vertigo, आप कह सकते हैं around 75% cases of vertigo are because of ear issues. लोग अक्सर चक्कर होता है तो उसको सर्वाइकल मान लेते हैं या लो बीपी मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में वर्टाइगो इज एन इनर ईयर प्रॉब्लम। इनर ईयर में हमारे भगवान ने इनर ईयर में दो चीजें दी हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं कॉक्लिया, दूसरा पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक सेमी सर्कल शेप्ड छोटे छोटे पाइप्स, ट्यूबुलर पाइप्स जैसे होते हैं, जिनका फंक्शन होता है हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। जब भी बॉडी में किसी तरह के पोजिशनल चेंजेस हो रहे होते हैं तो वहां से रियल टाइम सिग्नल ब्रेन को जाता है, एंड हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। तो कभी भी अगर इनर ईयर में कुछ इश्यूज होंगे तो वर्टाइगो हो सकता है। सबसे कॉमन कारण होता है कंडीशन कॉल्ड BPPV, which is benign paroxysmal positional vertigo. इस कंडीशन में इनर ईयर में कुछ कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में एंटर कर जाते हैं। इसकी वजह से जब भी किसी तरह का बॉडी में पोजिशनल चेंज होगा तो कुछ सेकेंड्स के लिए सब कुछ गोल गोल घूमता हुआ, हिलता हुआ नजर आ सकता है। राइट। देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो जिनको हम मीनियस डिजीज बोलते हैं, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं इनर ईयर की वजह से चक्कर वाले इश्यूज होने का। एंड लोगों को लगता है कि ये सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, बट सर्वाइकल की वजह से बहुत ही रेयरली आपको स्पिनिंग सेंसेशन होगा। सर्वाइकल से एक थोड़ा इम्बैलेंस सेंसेशन हो सकता है, वो भी तब व्हेन सर्वाइकल इज क्वाइट सिवियर, बट स्पिनिंग सेंसेशन, स्पिनिंग वाला वर्टाइगो सर्वाइकल की वजह से नहीं होता है। दैट इज आल्सो अ मिथ। तो सर काफी लोगों को लगता है कि जो कान में सुनने की जो मशीन होती है उसको लगाने से वो और खराब हो जाती है, मतलब और डैमेज हो जाती है। क्या ये सच में है या फिर एक लोगों का मिथ है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। हियरिंग एड से हियरिंग और खराब नहीं होती है, बल्कि हियरिंग का प्रोटेक्शन होता है। सबसे पहले जानते हैं हमें हियरिंग होता कैसे है। राइट। सबसे पहले साउंड वेव्स हमारे ईयर में आती हैं, ईयर ड्रम तक जाते हैं। साउंड वेव्स ईयर ड्रम से स्ट्राइक करती हैं, ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे ईयर ड्रम से इनर ईयर में ट्रांसमिट होते हैं। इनर ईयर का फंक्शन है उन साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना, एंड ईयर की नर्व के द्वारा ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, जिसकी वजह से हमें सुनाई पड़ता है। तो जिन लोगों में हियरिंग में कमी आती है, जनरली उसका रीजन होता है हियरिंग की नर्व में वीकनेस। हियरिंग की नर्व में वीकनेस आने के कारण जितना सिग्नल नर्व को ब्रेन तक पहुंचाना चाहिए उतना सिग्नल ब्रेन तक नहीं जा पाता है, हियरिंग में इश्यूज आने लग जाते हैं। तो हियरिंग एड्स का फंक्शन ये है कि वो साउंड को एम्पलीफाई करके
हियरिंग की नर्व तक पहुंचाता है ताकि एडिक्वेट सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच पाए। राइट। तो उससे हियरिंग इंप्रूव होती है। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन हियरिंग, इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हियरिंग प्रिजर्वेशन। राइट। हमारे बॉडी का एक नियम है, यूज इट लूज इट। ठीक है, अगर बॉडी का कोई हिस्सा यूज होता रहेगा दैट विल स्टे हेल्दी। अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा प्रॉपर यूज में नहीं रहेगा तो धीरे धीरे उसमें वीकनेस आने लगती है। तो सेम अगर हमारे साउंड इम्पल्सेस ब्रेन तक नहीं प्रॉपरली पहुंच पा रहे हैं तो धीरे धीरे वो हियरिंग और डिटीरियोरेट कर सकता है। लेकिन हियरिंग एड क्योंकि कॉन्टिन्यूस साउंड इम्पल्सेस ब्रेन तक पहुंचा रहा है तो हमारा हियरिंग स्टेज हेल्दी। अगर आप हियरिंग एड्स नहीं लगाएंगे तो हियरिंग और पुअर हो सकती है, जल्दी से खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप हियरिंग एड्स रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हियरिंग जल्दी से खराब नहीं होगी। हियरिंग विल स्टे प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर। तो सर आप हमारी ऑडियंस को मतलब ईयर, नोज या थॉट्स के कुछ ऐसी एक्सरसाइज या टिप्स बता सकते हैं कि नॉर्मल जनरली कर सकते हैं और उससे जो हमारी प्रॉब्लम्स है उससे भी हम बच सकते हैं? इन जनरल देखिए, सबसे अच्छा तो है टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। राइट। आप डेली एक्सरसाइज करें, आप अच्छा खाना खाएं, आप अपना नींद पूरी करें एंड स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें। डाइट में स्पेशली फॉर ENT इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड हाइड्रेशन। फ्लूइड इनटेक अच्छा रखिए एंड नोज के लिए यू कैन हैव स्टीम इनहेलेशंस। आप स्टीम ले सकते हैं। आप थ्रोट के लिए वार्म सलाइन गार्गल्स कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ बीच में। ईयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा हमने डिस्कस किया, छेड़ना नहीं है कान को, कॉटन बड्स यूज नहीं करने हैं। ईयर्स का ध्यान रखने का बेस्ट तरीका ये है कि हमें ईयर्स को छेड़ना ही नहीं है। वी कैन गो फॉर अ रूटीन ईयर चेकअप वंस इन अ ईयर। थ्रोट में हमें वॉइस का जो है केयर रखना जरूरी है। अगर हम ओवर यूज ऑफ वॉइस कर रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, शाउटिंग हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली तेज बोलना हो रहा है, देन इट कैन गिव राइज टू वॉइस इश्यूज एज वेल। तो थ्रोट के लिए आपको वॉइस का ध्यान रखना है, ओवर यूज ऑफ वॉइस नहीं करना है। फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो थ्रोट में ड्राइनेस नहीं होगा, आपको थ्रोट प्रॉब्लम्स कम होंगे। सिमिलरली आपको अपना डाइट का भी ध्यान रखना है। बहुत लोग जानते नहीं है कि एसिड रिफ्लक्स भी एक बहुत बड़ा कारण है थ्रोट इश्यूज के लिए। तो अगर हमारा डाइट अच्छा रहेगा, एसिडिटी नहीं होगी, एसिड रिफ्लक्स, एसिड ऊपर नहीं आएगा तो थ्रोट में इरिटेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल इट इज जस्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतना मतलब अच्छा पॉडकास्ट हमने किया है आज, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिले हैं, तो थैंकफुल सर। थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर।